कैसे हैं आप सभी लोग भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं और आज बारी है इस चैप्टर को 20 मिनट में निपटाने का। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को 20 मिनट में निपटा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम टाइम में मैं आपको आज पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूं। और ये जो रिवीजन होगा, समझिए कि इस रिवीजन में मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। जितना आपने लॉन्ग लेक्चर में पढ़ा होगा उतना ही मैं आपको पूरे के पूरे 20 मिनट में पढ़ा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए बहुत सारा चीज लिख करके लाया है ताकि हमारा टाइम बचे और हम लोग अपना काम कर सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन वैसी प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तब जाकर के वाटर बनता है। हाइड्रोजन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम जलाएंगे तो वो जलेगा, यानी कि हाइड्रोजन जलने वाला है। और ऑक्सीजन क्या है? किसी भी चीज को जलने में सपोर्ट करता है, यानी कि जलाने वाला है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स होकर के वाटर बनाएगा तो वाटर, ये दोनों का बिल्कुल अपोजिट है। वाटर आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा कितने नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण बिल्कुल पुराने वाले से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मतलब जिसके रिजल्ट में नए गुण वाले सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो सब्सटेंस मिल करके, यानी कुछ सब्सटेंस मिल करके रिएक्शन कर रहा है और उसके फलस्वरूप नया पदार्थ बना रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके क्या बना रहा है? पानी। तो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो चीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, यानी कि सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट जो सब्सटेंस मिल के बनाता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि रिएक्टेंट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट को बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाता है, तो बनता कौन है? वाटर। तो वाटर हो गया प्रोडक्ट, बनाता कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ये बात याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो नए गुण वाले पदार्थ क्यों बनते हैं? ऐसा क्या होता है उस टाइम पर? तो उस टाइम पर होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के क्या कारण है? तो वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है जिसके कारण नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो हम लोग मतलब केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा देखते हैं, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, और भी बहुत सारा चीज है जो डेली लाइफ में हम लोग केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन के कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने का, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ फीचर्स हमको इजीली दिखाई पड़ेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली, जिसमें जो एक है उसका नाम है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहते हैं इस सबको, अगर आप याद रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसको याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, आपके पास याद करने का एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? ठीक है, कि सम चिल्ड्रेन, ठीक है, एक मिनट, आप चिल्ड्रेन गो टू पार्टी। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये जो सारा का सारा चीज है ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब यहां भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिल करके बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो बन कौन रहा है? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड क्या है? प्रोडक्ट है। बना कौन रहा है? तो अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। तो आप लोग समझ पाए होंगे
केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वैसी प्रोसेस जिसके द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। जो बनाता है रिएक्टेंट, जो बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। उसके बाद केमिकल रिएक्शन का क्या कारण है? तो केमिकल रिएक्शन का कारण है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बहुत सारे मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया जो आप डेली लाइफ में देखते हो। बाकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए अब इस एक्टिविटी को देखिए आप लोग। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा काम हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम को ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास मैग्नीशियम का क्या है? रिबन है। हम लोग इसको जला रहे हैं, यानी कि जलाने का सिंपल सा मतलब हुआ कि एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है, और जब ये जलेगा तो हमारे पास बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनेगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जब पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, क्लीन क्यों करना है? क्यों क्लीन इसीलिए करना है क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई मैग्नीशियम का रिबन है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ होता है। इसलिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले क्या करेंगे? ठीक है, इसको क्लीन कर लेंगे। याद रखना है, इसको क्या करेंगे? क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें जब मतलब इसको जब हम लोग जलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होने वाला है? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनेगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी का, वो सिंपल एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से एक है चेंज इन स्टेट। ठीक है, एक का क्या नाम है? चेंज इन स्टेट है। दूसरा है चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये सभी के सामने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट। जब हम लोग वैक्स को जलाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग वैक्स को जलाते हैं तो वैक्स क्या है? वैक्स सॉलिड है। लेकिन जब लोग ये बनेगा जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2 और H2O। जहां पर CO2 गैस है और H2O क्या है? लिक्विड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग वैक्स को जलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड एंड गैस में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ वैक्स में स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि यह क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड नंबर, चेंज इन कलर, यानी कि कभी कभी कलर में बदलाव आएगा। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लू। याद रखना है, इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। लेकिन जब आप इसमें आयरन डाल दोगे, यानी कि कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन होता है, तो FeSO4 बनता है, और इस FeSO4 का कलर कैसा होता है? ग्रीन। यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से होता है तो इसका ब्लू कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कभी कभी गैस में रिलीज होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब आप इसमें जिंक डालोगे तो यहां पर बनने वाला है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकता है। अब टेम्परेचर में चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकता है या तो हीट रिलीज हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, हमारे पास क्या है? मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस को ही हम लोग बोल देते हैं नेचुरल गैस। तो मीथेन गैस को जब हम लोग जलाते हैं तो CO2 बनता है, H2O बनता है और हीट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, हीट बन रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो रिएक्शन के टाइम पर, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो घुलेगा नहीं, सोल्यूबल नहीं हो, मतलब सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि वो आपको दही के जैसे तैरता हुआ नजर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। एग्जांपल है, हमारे पास बैरियम क्लोराइड है। जब इसका रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट से करते हैं तो बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। याद रखना है, बैरियम सल्फेट का क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये बात याद रखना है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है? मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा लिखेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, आप उसका सिंबल या फॉर्मूला लिखो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए सुनिए, केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या होता है? तौर तरीका होता है। ठीक है, जैसे केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या होता है? एक तौर तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला तौर तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक एरो देंगे। ठीक है, एरो देंगे। जैसे मान लीजिए कि जिंक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है? जिंक है, और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है।
ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे, एक तीर देंगे, तो तीर के दाएं साइड हम लोग लिखने वाले हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, ये बात याद रखना है। और तीर का जो बायां साइड होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट को लिखेंगे। ये रूल होता है, ठीक है, कि जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको एरो के राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो दोनों का सिंबल या फॉर्मूला लिखना है, लेकिन दोनों के बीच में क्या देना है, प्लस सिंबल देना है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आप लोगों के पास यहां पर है, ठीक है, ये एग्जांपल क्या है कि जिंक है और H2SO4 है, ये दोनों रिएक्शन करके ZnSO4 बना रहा है और H2 बना रहा है। तो यहां पर देखिए रिएक्टेंट भी दो है, तो हमने क्या किया, बीच में प्लस सिंबल, यहां पे प्रोडक्ट भी दो है, तो बीच में क्या, प्लस सिंबल। ठीक है, यानी कि सबसे पहला बात, तीर के यानी कि एरो के दाएं साइड रिएक्टेंट को लिखना है और दाएं साइड प्रोडक्ट को लिखना है। अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, यूज करेंगे प्लस सिंबल का बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगला चीज क्या, मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जिंक है और H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये जिंक सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, या और भी अगर मान लीजिए कि हमें फिजिकल स्टेट दिखाना है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है अगर हमें उसका फिजिकल स्टेट दिखाना है तो अब कैसे दिखाएंगे, तो अगर मान लीजिए सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में एस लिख देंगे, अगर लिक्विड है तो ब्रैकेट में एल लिख देंगे, अगर गैस है तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जिंक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जिंक सॉलिड है। H2SO4 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, AQ, यानी कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी तरीके से H2 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, गैस, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, गैस है। तो ये बात याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल स्टेट को भी दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यानी कि अगर हीट बन रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जब हीट बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एंडोथर्मिक है, यानी कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साथ हीट दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन हमारे पास ऐसा है कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NO बना रहा है, लेकिन इसके लिए हीट की आवश्यकता होती है, यानी कि ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए हम रिएक्टेंट साइड प्लस हीट दे दिए। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, कि सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। तो जब हीट रिलीज होगा तो हम लोग प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिखेंगे। तो ये बात याद रखना है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो रिएक्टेंट के साथ क्या लिखना है, हीट लिखना है। लेकिन अगर हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साथ हम लोग हीट को लिखने वाले हैं। ये बात याद रखना है। अब देखिए कोई कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है ना जिसके लिए किसी निश्चित कंडीशन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास KClO3 है, ये रिएक्शन तभी होगा जब आप उसको हीट करोगे और इसमें एक कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा जिसका नाम है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गया, यानी कि ये रिएक्शन तब होगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर कंडीशन है तो हम लोग उसको एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, कंडीशन को हम लोग कहां लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सुनिए, यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जिंक है, ठीक है, और ये H2SO4 है, ये रिएक्शन करके ZnSO4 और H2 बना रहा है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसमें हम ओनली सिंबल्स एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये एग्जांपल देखिए, उसी बात को यहां पे लिखा गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन इसको हम लोग सिंबल्स या फॉर्मूला के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं, हम लोग इसको वर्ड में लिखे हुए हैं। तो इसका नाम होता है वर्ड इक्वेशन। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन अलग चीज है और केमिकल इक्वेशन अलग चीज है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ये बढ़ना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है ना। या यूं समझ लीजिए कि केमिकल इक्वेशन के हम लोग टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें, ये क्या है, ये रिएक्टेंट का साइड है और ये क्या है, इस साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम रिएक्टेंट देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर हम दोनों को देखें तो दोनों साइड ऑक्सीजन की संख्या सेम नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या सेम नहीं है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा रिएक्शन है, यह एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट के एटम्स की संख्या सेम नहीं है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों मिल करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है।
यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो अगर आप इस सेकेंड नंबर वाले केमिकल इक्वेशन को देखोगे तो इसमें भी वही कहानी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के एटम की संख्या सेम नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड नंबर को देखोगे, यानी कि H2SO4 जिंक रिएक्शन करके ZnSO4 बना रहा है, H2 बना रहा है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जिंक का एटम का संख्या निकालोगे, फिर प्रोडक्ट साइड निकालोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में प्रत्येक एलिमेंट के एटम का संख्या सेम है। तो हम लोग इस तरीके के केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बात याद रखना है, यानी कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन दो टाइप के हो गए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए कि दोनों साइड एटम का संख्या सेम नहीं है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास भी सेम नहीं हो सकता है। और याद कीजिए, आपने क्लास 9 में एक नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन पर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एटम का संख्या सेम नहीं है, तो वो नियम तो फेल मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करना है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश आपके लिए कि हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करना है, ठीक है, पालन करना है। तो ये बात क्या कर लेना है, याद रख लेना है, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है ना, उसको पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अनबैलेंस है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस किस तरीके से किया जाए, ठीक है, हमारे पास मुद्दा का ये बात है, ठीक है ना, कि बैलेंस किस तरीके से किया जाए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है, कि बैलेंस कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पर बहुत नॉर्मल सा बात है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये बना रहा है क्या, NH3 बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये अनबैलेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब देखिए सुनिए, बैलेंस करना है तो जो ही हेराफेरी करना होगा, हम पूरे फॉर्मूला या सिंबल के पीछे में कुछ डालेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, अब 2 करना है, तो कुछ लोग क्या करेगा, यहाँ पे 2 लिख देगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ये पाप है। यानी कि हम क्या करेंगे, तो जो भी लिखेंगे पूरे फॉर्मूला के या सिंबल के पीछे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो हमको इसको 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे में 2 लगा देंगे। तो देखिए, पीछे में जितना लगेगा ना, उतना से गुना हो जाएगा, यानी कि अब नाइट्रोजन 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है ना, क्योंकि पहले 3 था, पीछे में 2 लग गया, तो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 2 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 करना पड़ेगा, तो पीछे में हम 3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए, हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, इसी को बैलेंस करने का एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है। हम इसी को एक और तरीका से भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि N2 है और H2 है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। अब मान लीजिए कि हम जो अभी सिखाए हैं, ये तो दिमाग लगाने वाला मेथड हो गया, लेकिन अगर हमें ये नहीं आता है, तो मान लीजिए कि इसके पीछे में कुछ न कुछ आएगा, इसके पीछे भी कुछ न कुछ आएगा, और इसके पीछे भी कुछ न कुछ आएगा, यानी कि इसको हम ABC मान लिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2A, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2B, और ठीक है, और इस साइड नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो C, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3C, ठीक है। अब देखिए, हम क्या चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि 2A किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बराबर C/A, यानी कि C हो गया 2 और A क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए, C और A का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 2B किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि B किसके बराबर होना चाहिए, 3C/2। तो C का वैल्यू कितना है, 2, तो 3 गुने 2 से 2 कर जाएगा 3, ठीक है। यानी कि A का वैल्यू 1 है, B का 2 है, नहीं B का 3 है, ठीक है। यानी कि यहां से A कितना आ गया, A आ गया 1, B कितना आ गया, B आ गया 3, C कितना आ गया, C आ गया 2, ठीक है। तो 1 3 2, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। तो देख लीजिए, तो आप दोनों तरीके, ये हो गया मैथमेटिकल मेथड, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से आप कीजिए, लेकिन अलजेब्रिक मेथड में थोड़ा सा गुना पा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा दिमाग का खेल चलता है, ठीक है। तो आपको यही करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सुनिए, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं,
ठीक है, उसमें से जो एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का, क्या है, जो एक टाइप है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए MgAO2 है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सिंगल बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा होता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होगा कि एक सिंगल पदार्थ है वो टूट करके दो या दो से अधिक बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक बना रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ये डिकम्पोजिशन तीन प्रकार का है, ठीक है। एक बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज है, अगर किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हो रहा है तब उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे PbNO3 है, जब आप लोग इसको क्या करोगे, हीट करोगे तो PbO, NO2 और O2 में टूट जाएगा, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूटेगा, जैसे H2O है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सनलाइट या लाइट के द्वारा टूटेगा, ठीक है। जैसे AgBr है, जब आप इसको सनलाइट में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि डिकम्पोजिशन, फिर डिकम्पोजिशन का तीन टाइप। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, अब इसमें दो लोग हैं, एक कॉपर है और एक क्या है, सल्फेट है। अब जिंक आएगा, ये कॉपर को हटा देगा, ठीक है, तो कॉपर अकेला रह गया, और कॉपर की जगह पर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक अधिक रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो आयन है, यहाँ भी दो आयन है, तो Ag के साथ NO3 है, तो इसका माइनस वाला इसके साथ चल जाएगा और इसका माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होगा, तब नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, देखिए एक चीज है ऑक्सीडेशन, ठीक है, याद रखना है, एक चीज क्या है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है फिर भी उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन पूरा इसका उल्टा हो गया। जैसे अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तब ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तब उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है CuO है, देखिए ये जो CuO है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर बच गया, तो हम क्या कहेंगे, इसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए H2 है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और H2O बन गया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो हम कहेंगे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप लोग समझ गए। और जब रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये कहानी पूरा का पूरा क्लियर होगा, और इस तरीके से हम लोग अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर था, जो भी इंपोर्टेंट चीज था रिवीजन करने लायक, हम क्या कर लिए, उसको कंप्लीट कर लिए।